अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस बेसिकली वो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म का नाम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को करता है। यानी कि आप ब्लड की क्लॉटिंग जब करवाना चाहते हैं, कोई चोट लगी आपको, कोई कट-शट पड़ गया है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, उस प्रोसेस को आप हीमोस्टैसिस कहते हैं, ठीक है? हीमोस्टैसिस समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि जो हीमोस्टैसिस की कंडीशन नहीं है, यानी कि नॉर्मली आपका ब्लड कैसे एंटी क्लॉट मैकेनिज़्म उसका चल रहा होता है। ऐसे कैसे होता है कि आपकी वेन्स और आपकी आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, आपकी बॉडी कैसे उसको नॉर्मली मेंटेन करती है। जब आपको ये समझ आ जाएगी, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि ब्लड क्लॉट कैसे हो रहा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं कि ये हमारा पहला मैकेनिज़्म होता है। अब जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो सिक्रीट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में PgI2। ये दो नाम याद रख लेना, नाइट्रिक ऑक्साइड एक नाम है, दूसरा है PgI2। नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 दोनों प्लेटलेट्स को इनएक्टिव रखते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 दोनों प्लेटलेट्स को इनएक्टिव रखते हैं। ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है? दोबारा एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं हेपरिन सल्फेट। ये जो हेपरिन सल्फेट होता है ना, ये बेसिकली नेचुरल एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, ठीक है? हेपरिन सल्फेट। इस हेपरिन सल्फेट के साथ एंटी थ्रोम्बिन 3 एक प्रोटीन होती है जो लगी हुई होती है। एंटी थ्रोम्बिन 3 का क्या काम होता है कि फैक्टर 10, फैक्टर 9 और फैक्टर 2 को इंश्योर करती है। फैक्टर 10, फैक्टर 9, फैक्टर 2 को इनहिबिट करती है या इनएक्टिव करती है। तो हेपरिन सल्फेट है, हेपरिन सल्फेट के साथ एंटी थ्रोम्बिन 3 है। एंटी थ्रोम्बिन 3 है जो कि क्या कर रही है यहाँ पे फैक्टर 10, फैक्टर 9 और फैक्टर 2 को इनएक्टिव रख रही है। तो ये आपके पास एक मैकेनिज्म हो गया, ये दूसरा मैकेनिज्म हो गया। मैं तीसरा आपको बता रही हूँ यहाँ पे। एक यहाँ पे दोबारा जी, ये दो मैकेनिज्म्स हो गए ना, तो अब हम तीसरे मैकेनिज्म पे चलते हैं। यहाँ पे दोबारा एंडोथीलियम के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको आप थ्रोम्बोमोड्यूलिन कहते हैं, ठीक है? अब ये जो प्रोटीन होती है ना, इसके साथ थ्रोम्बिन 3 अटैच हुई हुई होती है। थ्रोम्बोमोड्यूलिन के साथ थ्रोम्बिन 2 अटैच हुई हुई होती है। और इसका थ्रोम्बिन 2 क्या करती है? थ्रोम्बिन 2 बेसिकली आपके पास फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को डिग्रेड करती है। यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन 3 आपके पास 10, 9 और 2 को कर रही थी ना, तो जो थ्रोम्बिन 2 है वो करेगी 5 को और 8 को। अब जब हमें ये समझ आ गया ना, अब हम क्लॉटिंग की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अब हमने वो समझ लिया था कि कैसे आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा होता, सही है? तो अब हम चलेंगे कि जब कोई मसला हो जाए, कोई चोट लग जाए आपको और आपने अपना ब्लड क्लॉट करवाना हो ताकि आपको ब्लड लॉस ना हो, तो क्या होता है? अच्छा, उसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है? देयर आर 3 मेन स्टेप्स टू दिस। जब आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है, जब आपको कोई चोट लगती है, तो 3 मेन चीज़ें होती हैं जो हो रही होती हैं, ठीक है? सबसे पहले होता है वैस्कुलर स्पैज़म, फिर होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और फिर होता है कोगुलेशन कैस्केड। क्या नाम है जी? वैस्कुलर स्पैज़म हो गया, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और कोगुलेशन कैस्केड। तो वैस्कुलर स्पैज़म का क्या मतलब है? अब जैसे ही आपको कोई कट शट पड़ता है, तो आपके जो ब्लड वेसल होती है ना, उसकी अपने आप से एक कोशिश होती है कि वो अपने आप के अंदर जो उसका होल सा छोटा सा बन गया ना, जिसके अंदर से ब्लड बाहर ऊज आउट कर रहा है, उस ब्लड को, उस होल को सील कर दिया जाए। तो सील करना तो थोड़ा टाइम लेगा, तो जब वो सील नहीं कर सकते तो वो खुद को ना कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, उस एरिया को कंस्ट्रिक्ट कर लेता है ताकि ब्लड लॉस बहुत कम हो जाए। मैं बना के दिखा देती हूँ कि जैसे अगर ये आपके पास एक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक होल क्रिएट कर दिया और यहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा था, तो ये आपस में करीब आ जाएंगे ताकि ये जो एक होल सा बना हुआ है ना, ये छोटा हो जाए। समझ आ गई है? इसको आप वैस्कुलर स्पैज़म कहते हैं। अब ये होता है 3 तरीक़ों से। सबसे पहले ये होता है आपका, अल्लाह भला करे, एक प्रोटीन एक सॉरी हाँ, एक सिक्रीशन होती है जिसका नाम होता है एंडोथीलिन। ये जो आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि आपके एंडोथीलियम होते हैं, इसके साथ ये सब चीज़ें अटैच्ड होती हैं। जब कोई चीज़ यहाँ से ख़राब होती है ना, जैसे यहाँ पे मैंने चोट लगवा दी, तो ये एंडोथीलियम सेल आप खुद ही से ये सिक्रीट करेगा एंडोथीलिन, ठीक है? एंडोथीलिन एक प्रोटीन है, ये सिक्रीट करेगा एंडोथीलिन। एंडोथीलिन क्या करेगी कि जो इसके नीचे आपके स्मूथ मसल्स होते हैं ना, बेसिकली आपकी ब्लड वेसल के नीचे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराती है, तो ये आपस में करीब हो जाती है, ठीक है? दूसरा होता है मायोजेनिक मैकेनिज़्म। अब मायोजेनिक मैकेनिज़्म आपकी बॉडी का एक ईजी सा मैकेनिज़्म है और जिसका मकसद ये होता है कि आपके मायोजेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे जो मायोजेनिक मसल्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ईजी सा है।
तीसरा है नोइसियोसेप्टर, ठीक है। नोइसियोसेप्टर बेसिकली पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम ये क्या होते हैं, ये जी हमारे पास पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जैसे ही आपका कट पड़ता है तो पता चलता है जी कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जाहिर सी बात है कट पड़ता है इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन कैसे होती है कि जो नोइसियोसेप्टर्स हैं ना, ये इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल्स आ सकते हैं, हिस्टामीन्स होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं। तो ये जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं ना, उसकी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो क्या तरीके हैं जी वैस्कुलर स्पैज्म में, एंडोथेलियन, मायोजेनिक मैकेनिज्म और नोइसियोसेप्टर एक्टिवेशन, ठीक है। ये 3 तरीके हो गए जिससे वैस्कुलर स्पैज्म हो जाता है। अब वैस्कुलर स्पैज्म तो हो गया, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपका प्लेटलेट प्लग बन जाए, ठीक है, एक प्लग सा बन जाए ताकि खून बाहर ऊज आउट ना करे। समझ आ गई? तो अब क्या होता है कि जब आपका एंडोथीलियम जो होता है ना, वही जो ये वाला हिस्सा है, ये सारा डैमेज हो गया ना जब ये, तो एक प्रोटीन रिलीज़ होती है जिसको आप VWF कहते हैं, वॉन या वैन विल्डर ब्रॉन्ज फैक्टर, ठीक है। VWF याद कर लो, ठीक है। वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर होता है, ठीक है, जो एंडोथीलियम रिलीज़ करती है, ठीक है। अब ये इसका मकसद क्या होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने एंडोथीलियम को डैमेज कर लिया तो नाइट्रिक ऑक्साइड और PgI2 जो रिलीज़ हो रहा था वो तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स तो अनकोगुलेटेड नहीं रहेंगे। तो होता ये है कि जो ये आपके पास वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर होता है ना, ये आके इस जगह पे बाइंड कर जाता है, ठीक है। वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है। मैंने यहाँ पे एक बनाई है डायग्राम से, यूँ समझ लो कि ये साथ आगे ये ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ पे और भी वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर हैं। अब होता ये कि वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर के ऊपर ना एक ग्लाइकोप्रोटीन सी अटैच हुई होती है जिसके साथ प्लेटलेट आके जुड़ता है। इसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b। इसका नाम याद रखना है, वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 1b या नाम यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है। अब 3 केमिकल्स होते हैं और एक्स्ट्रा जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। जब आपको कट शट पड़ता है, कोई आपकी जब क्लॉटिंग होनी होती है तो 3 और केमिकल्स गुजर रहे होते हैं, ठीक है। ADP होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है और सेरोटोनिन होता है। कौन से होते हैं जी? ATP, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन। 3 केमिकल सिक्रीट हो रहे होते हैं, ADP, थ्रोम्बोक्सिन और सेरोटोनिन, ठीक है। ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन। अब जो ADP और सेरोटोनिन है ना, ये मिल के प्लेटलेट को फर्दर एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। अब यूँ समझ लें कि आपने यहाँ पे वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर के ऊपर तो ग्लाइकोप्रोटीन 1b थी, प्लेटलेट आके अटैच कर गया। लेकिन जब आपने एक पूरा प्लग बनाना है, जैसे यहाँ पे ये वॉन विल्डब्रॉन्स हैं, ठीक है, सही है, इनके साथ तो प्लेटलेट्स 2-4 जुड़ गए हैं, लेकिन अब आपने प्लेटलेट्स के ऊपर प्लेटलेट्स भी तो चिपकाने हैं ना, क्योंकि आपने एक पूरा प्लग बनाना है। तो प्लेटलेट टू प्लेटलेट जो आपकी बाइंडिंग होती है ना, वो होती है थ्रू दिस प्रोटीन। जो प्लेटलेट के ऊपर भी एक प्रोटीन होती है जिसको आप कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a, ठीक है। यहाँ पे 1b थी, जो प्लेटलेट टू प्लेटलेट आपकी जो करवाती है उसका नाम होता है 2b/3a। जो वॉन विल्डब्रॉन्स फैक्टर के साथ प्लेटलेट को बाइंड कराती है वो होती है 1b, और जो यहाँ पे होती है जो प्लेटलेट टू प्लेटलेट करती है वो होती है 2b3a। इतनी बात समझ आ गई ना। अब इसके बाद क्या होता है कि ये एक एक्स्ट्रा सा पॉइंट है कि जी जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होते हैं और सेरोटोनिन होते हैं, ये फर्दर आपके ये स्मूथ मसल जो होता है ना, स्मूथ मसल आपका इसके नीचे जो स्मूथ मसल होता है तो उसके साथ बाइंड करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर लेते हैं, और ये सारा मिला के आपके पास एक ये प्लेटलेट प्लग सा बन जाता है, ठीक है। अब मैं बाकी की नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।